नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत है आपका हमारे चैनल बियॉन्ड डिग्रीज पे। आज मैं बात करने वाला हूँ बिम्स्टेक के बारे में। बिम्स्टेक की फुल फॉर्म आपको एक बार मैं बता दूँ। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको बिम्स्टेक की फुल फॉर्म नहीं पता होगी, जो अभी नए नए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। उनके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। उनको एक ओवरव्यू मिलेगा कि इस ग्रुप के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, इंडिया इसको कैसे और अच्छी तरीके से इसको ग्रुप को बढ़ाकर अपने बेनिफिट के लिए यूज कर सकता है, और कैसे जो हमारे अगल बगल के और जो छोटे छोटे देश हैं, जो पड़ोसी हैं, वो इससे बेनिफिट उठा सकते हैं। तो ये ग्रुप जो है ये काफ़ी फ़ायदे का है। हम देखेंगे कि अगर बिम्स्टेक को हम सही तरीके से यूटिलाइजेशन करेंगे हम इसका, तो हमें सार की जो कमी है वो नहीं खलेगी। तो हम इसके ऊपर एक पूरा लंबा अच्छा खासा डिस्कशन करेंगे ताकि आपको कोई भी डाउट ना रह जाए बिम्स्टेक के बारे में। तो मैं आपको एक बार इसकी फुल फॉर्म बता देता हूँ कि बिम्स्टेक जो ग्रुप है इसकी फुल फॉर्म क्या है, क्या नाम है इसका पूरा जिससे जाना जाता है। तो इसको आप याद कर सकते हैं। इसका नाम है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। क्योंकि ये ग्रुप जो है ये सारी ऐसी कंट्रीज़ का ग्रुप है जो कि बे ऑफ बंगाल के अगल बगल रहती हैं, क्योंकि बे ऑफ बंगाल के अगल बगल उनका जो पोजीशन है वो है। तो इसमें से इसका ग्रुप का नाम जो है वो बे ऑफ बंगाल के ऊपर ही पड़ा हुआ है। तो अब देखते हैं हम इसके बारे में, आइए शुरू करते हैं। तो आप ये सबसे पहले देखेंगे कि ये इतना चर्चा में क्यों है, क्यों हम आज इसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। तो इसके पीछे जो सबसे बड़ा रीज़न है वो ये है कि ये जो हमारा ग्रुप है ये तो 1997 में ही फॉर्म हो गया था, लेकिन अब जा करके हमने इसका जो चार्टर है चार्टर एक्सेप्ट किया। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि चार्टर क्या होता है। तो चार्टर क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने किसी भी कंपनी में आप गए, तो वो कंपनी किस फील्ड में काम करती है, उसका क्या काम है, उस वो अपने जो काम करती है उसको उन्होंने किस तरीके से ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है, वो क्या क्या किस किस टारगेट को कब अचीव करेंगे, ये सारी चीज़ें हम चार्टर में लिखते हैं। तो अभी क्या है कि बिम्स्टेक जो है वो ग्रुप तो 1997 में ही बन गया था, लेकिन तब से आज तक बैंकॉक डिक्लेरेशन के ऊपर ही काम कर रहा था। तो इससे आप समझ सकते हैं कि ये बिम्स्टेक जो है उसका सही तरीके से यूटिलाइजेशन हम नहीं कर पाए हैं। लेकिन अब फिलहाल में जा करके हम भले ही थोड़ा लेट लतीफ़ हो गए, लेकिन अब जा करके हमने इसका जो चार्टर है वो हम इसको एक्सेप्ट कर लिया है हमने। और ये 2021 में जो श्रीलंका में बिम्स्टेक की मीटिंग हुई है इसमें एक्सेप्ट कर लिया गया है। अब जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आज से एक हफ्ते पहले लगभग ये बिम्स्टेक का चार्टर जो है वो एक्सेप्ट कर लिया जा चुका है। तो जो बिम्स्टेक है ये दोस्तों हम थाईलैंड में बनाया गया था। थाईलैंड की जो कैपिटल है जिसका नाम बैंकॉक है, वहाँ पे ये फॉर्म हुआ था 1997 में। इसलिए इसको बिम्स्टेक को जो फॉर्म के बाद जो चलाने के लिए हमने जो कानून बनाए थे उसको हम बैंकॉक डिक्लेरेशन के नाम से भी जानते हैं। अब आप देख लीजिए कि बिम्स्टेक जो है वो 1997 में जब बना था तो उस टाइम पे इसके केवल 4 मेंबर थे, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका और थाईलैंड। लेकिन फिर क्या हुआ कि बाद में इसमें और सारे मेंबर जुड़ते चले गए और फिर इसका नाम पहले बिस्टेक था, जो कि बाद में और जब ये बड़ा ग्रुप हो गया तो इसका नाम पड़ गया बिम्स्टेक 2004 में। तो आप ये देख सकते हैं कि म्यांमार ने ज्वाइन किया इसको 1997 में, नेपाल ने ज्वाइन किया 2004 में और भूटान ने ज्वाइन किया 2004 में। तो इन कंट्रियों ने जब इसे ज्वाइन कर लिया तो एक 7 देशों का समूह बन गया जिसको हम बिम्स्टेक के नाम से जानते हैं। इसकी जो समिट हुई थी, जो पहली मीटिंग जिसको हम कहते हैं, वो 2004 में हुई थी। हाँ दोस्तों, ये 1997 में फॉर्म हो गया था, लेकिन इसकी जो पहली मीटिंग हुई थी वो 2004 में आकर के हुई थी। तो इससे आप देख सकते हैं कि हम शुरू से ही कितने ज़्यादा सीरियस थे इस ग्रुप को लेकर के। जो बिम्स्टेक ग्रुप है इसका जो सेक्रेटेरिएट है, जब भी हम कोई भी ग्रुप बनाते हैं, मान लीजिए यूनाइटेड नेशंस है तो उसका कहीं भी हेड ऑफिस होगा, उसको हम सेक्रेटेरिएट कहते हैं। तो इसी तरीके से जो बिम्स्टेक ग्रुप है इसका जो सेक्रेटेरिएट है वो कहाँ पर है, ढाका। ढाका कहाँ है, बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका। तो यहाँ पर इनका सेक्रेटेरिएट खुला हुआ है। अब जो बिम्स्टेक रीजन है ये हम क्यों बता रहे हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट रीजन, क्योंकि यहाँ पे जो पॉपुलेशन रहती है वो है 1.5 बिलियन, मतलब कि 150 करोड़ लोग रहते हैं इस बिम्स्टेक ग्रुप के अंदर। मतलब जो जो कंट्रीज इसका पार्ट है उनके अंदर टोटल 150 करोड़ लोग रहते हैं, जो कि काफ़ी बड़ी पॉपुलेशन है। अगर आप परसेंटेज वाइज देखेंगे तो ये दुनिया की 22% आबादी है। तो इससे आपको पता लग गया होगा कि बिम्स्टेक कितना बड़ा ग्रुप है। और इसकी टोटल वर्थ है वो $2.7 ट्रिलियन है। आपको अलग अलग जगह पे अलग अलग मिलेगी, कहीं पे 2.7 दिखाया, कहीं पे 2.8, मतलब 2.7 से 3 के बीच में हमेशा रहती है। मतलब 2.7 ट्रिलियन से लेकर के 3 ट्रिलियन के बीच में ही इसका टोटल वर्थ रहती है हमेशा, क्योंकि जो कंट्रीज़ हैं वो डॉलर के प्राइसेस के फ्लक्चुएट होने के हिसाब से उनकी जो वैल्यू है वो कम ज़्यादा होती रहती है। तो वही जो चीज़ें मैंने आपको भी पिछली वाली स्लाइड में बताई, वही वाली चीज़ें इन इस स्लाइड में भी लिखी हुई हैं। अगर आप चाहें तो एक बार देख सकते हैं इसको। और अभी जो फिलहाल जो हम ये करंट समिट होने वाली है जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, श्रीलंका में 2021 में जो हो चुकी है, वो कहाँ पे होने वाली है, श्रीलंका में, जो वो फिफ्थ समिट है। अभी तक सोचिए आप 1997 में ग्रुप फॉर्म हुआ था और अभी जो समिट हो रही है कौन सी है, 5वीं। तो इससे आप देख सकते हैं कि हमने इसको एकदम ठंडे बस्ते में साइड में किया हुआ था। लेकिन क्योंकि सार्क जो है वो जो साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन वाला जो ग्रुप है जिसमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान भी है, उसको हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे थे पहले। लेकिन क्या हुआ, जब से उसकी इंपॉर्टेंस घटाई है, क्योंकि इंडिया बोल रहा है कि विवाद और बात साथ साथ नहीं चल सकते। तो इस वजह से क्या हुआ कि उन्होंने बोला कि या तो आप अपने यहाँ पे जो आतंकवाद हमारे यहाँ पे आकर के अटैक करते हैं उनके ऊपर ध्यान दीजिए, या फिर हम बात करना बंद कर देंगे। तो तब से क्या हुआ, सार्क की इंपॉर्टेंस घट गई। तो जब सार्क की इंपॉर्टेंस घट गई है तब से बिम्स्टेक जो है वो हाईलाइटेड ग्रुप हो गया है, और तब से जाकर के इनकी मीटिंग जो है अब इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। अब हम एक नया डालेंगे कि कौन कौन से ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जिनके ऊपर ये बिम्स्टेक जो हमारा ग्रुप है ये फॉर्म हुआ है। ये फाउंडिंग प्रिंसिपल्स हैं।
ये याद करने के लिए नहीं है, लेकिन आप समझना चाहें तो इसको समझ सकते हैं एक बार। तो क्या है कि पहला क्या है कि प्रिंसिपल ऑफ सोवरिन इक्वालिटी, मतलब कोई भी देश जो है वो किसी भी दूसरी देश को अपने से कम नहीं आकेगा। जैसे मान लीजिए कि कोई भी ऐसा देश, जैसे मान लीजिए कि इंडिया है और श्रीलंका है, तो दोनों का जो साइज है वो बहुत ही डिफरेंट है। इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है और कंपेरेटिवली श्रीलंका जो है बहुत छोटी इकोनॉमी या फिर कंट्री है। तो ऐसा नहीं होगा कि कोई कंट्री बोलेगी हम लीडर हैं और बाकी सारे मेंबर हैं, नहीं नहीं। इसमें जो सारे के सारे कंट्रीज हैं वो सारे के सारे क्या हैं, बराबर हैं एक दूसरे के, कोई भी बड़ा या छोटा नहीं है। फिर क्या है टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। टेरिटोरियल इंटीग्रिटी क्या है कि कोई भी दूसरे देश जो ज़मीन है उसके ऊपर कुछ भी ऐसा नहीं करेगा जिससे कि या ना कब्जा कर ले। ऐसा मान लीजिए चाइना है, चाइना ने क्या किया है, BRI जो उनका जा रहा है वो इंडिया के अनऑक्यूपाइड कश्मीर जो है वहाँ से पास किया हुआ है। तो क्या है, इंडियन सोवरेनिटी जो है उसके ऊपर उन्होंने अटैक किया है। तो ये काम बिम्स्टेक में कोई भी कंट्री जो है वो आपस में एक दूसरे देश के ऊपर नहीं करेगी, ऐसा इसके प्रिंसिपल में लिखा हुआ है, जो कि है टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। तीसरी बात क्या है कि पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस, मतलब कि कोई भी एक देश जो है वो चाहे बड़ा हो या छोटा, वो दूसरे ग्रुप पर प्रेशर नहीं बनाएगा। उसके नेताओं पे पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस होनी चाहिए कि वो क्या डिसीजन लेना चाहते हैं, जो उनके देश के फायदे में रहेगा वो उस हिसाब से डिसीजन लेगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी प्रेशर बना के कोई डिसीजन लिया जाए। तीसरा क्या है कि कोई भी अगर इंटरनल अफेयर, जैसे आपने सुना होगा कि म्यांमार में क्या हुआ था, वहाँ पे जो रखाइन है वहाँ से क्या हुआ था कि बहुत सारे लोगों को वहाँ से भगा दिया गया था। तो इसके ऊपर इसका मतलब ये, अगर वो बिम्स्टेक का मेंबर है, इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया को वो उनका एक तरीके से इंटरनल मैटर हो गया। तो इसलिए इंडिया ने जो है कभी भी म्यांमार की इसमें खुल करके कभी बुराई नहीं की है कि बहुत गलत किया या फिर भगा दिया, फिर ऐसा नहीं करना चाहिए। तो नॉन इंटरफेरेंस इन इंटरनल अफेयर जो है ये फाउंडिंग प्रिंसिपल में ही लिखा हुआ है बिम्स्टेक के। फिर और जो पाँचवा पॉइंट जो है वो पाँचवा प्रिंसिपल क्या है कि साथ साथ रहना है और ऐसे ऐसे कानून बनाने हमें बिम्स्टेक से जिसको कि सारे जो अगल बगल की नेबरिंग कंट्री है सबका बेनिफिट हो, कोई भी एक कंट्री सारा का सारा बेनिफिट ना ले जाए। इस तरीके के हमें यहाँ पे रूल एंड रेगुलेशन बनाने हैं। अभी जो मैं आपको चार्टर बता रहा था, जो कि अभी 5th समिट में जाकर के जो कि श्रीलंका में हुई है, उसमें जाकर के वो एक्सेप्ट किया गया है बिम्स्टेक के लिए। तो उसमें क्या है, ये 7 पॉइंट्स जो हैं वो हाईलाइट किए गए हैं कि ये 7 जो हैं वो मेन गोल्स हैं बिम्स्टेक को जो कि अचीव करने हैं। तो इसमें से क्या होगा कि अलग अलग कंट्री, जैसे मान लीजिए टोटल 7 मेंबर कंट्रीज़ हैं, तो उनका क्या होगा, ये जो सारी 7 जो चार्टर हैं इनको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया जाएगा कि आप ये वाला काम करिए, आप ये वाला काम करिए, आप ये वाला काम करिए। तो इससे क्या होगा कि हर देश को पता होगा कि इसको करना क्या है एक्चुअली में, और दूसरे देश के ऊपर उसको भी पता होगा कि ये वाला दूसरा वाला देश जो है वो कर रहा है। तो इससे क्या होगा कि डबल एफर्ट नहीं लगेगा किसी भी एक काम को करने में। अदरवाइज क्या होता है, रिसोर्सेज भी वेस्ट होता है, टाइम भी वेस्ट होता है, और दोनों देश एक ही काम कर रहे हैं, जबकि और जो दूसरे दूसरे काम करने चाहिए उस पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। तो इसमें से चार्टर होना बहुत जरूरी है किसी भी ग्रुप का, तभी वो सही तरीके से काम कर सकता है। अदरवाइज क्या है कि हर देश सोचेगा कि ये दूसरा वाला कर लेगा, दूसरा वाला सोचेगा कि वो वाला कर लेगा, इसलिए काम बटे हो जाएँ तो जल्दी भी हो जाते हैं और आसानी से भी हो जाते हैं। इसीलिए चार्टर बहुत जरूरी होते हैं, जो कि अब जा करके 1997 में ग्रुप बना था, लेकिन 2021 में जाकर के इनका चार्टर एक्सेप्ट हुआ है। हम एक नया डालेंगे कि बिम्स्टेक जो ग्रुप है उसका क्या सिग्निफिकेंस है इंडिया के लिए। इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखेंगे हम कि बिम्स्टेक जो है वो कैसे इंडिया के लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो हम पहले देखते हैं इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव की तरफ से। तो अगर आप जानते हैं कि जो पूरी दुनिया में जितना ट्रेड होता है उसका 25% जो है इन बे ऑफ बंगाल की लोकेशन ऐसी है कि वहाँ से होकर के ही 25% ट्रेड जो है वो गुजरता है। तो इसलिए इकोनॉमिक एंगल से अगर देखा जाए तो ये हमारा जो ग्रुप है बिम्स्टेक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव, क्योंकि 25% दुनिया का ट्रेड अगर एक जगह से पास हो रहा है तो वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट बन जाता है कि अगर कभी वहाँ पे कोई प्रॉब्लम फंस गई तो दुनिया का 25% जो ट्रेड होता है वो इफेक्ट पड़ेगा। इससे क्या होगा, पूरी दुनिया की 1/4 आबादी पे हम असर डाल सकते हैं केवल यहाँ पे कुछ अगर प्रॉब्लम हो जाए। तो इस वजह से इकोनॉमिक जो पर्सपेक्टिव वो भी ध्यान में रख के चलना चाहिए। अभी क्या है कि इंटीग्रेशन ऑफ साउथ एशिया अगर आप देखेंगे तो क्या है कि जो पूरी दुनिया है उसमें जैसे मान लीजिए कि यूरोप है, एक ग्रुप है, वहाँ पे लगभग 30-40 देश हैं, तो वो क्या करते हैं, उन्होंने अपना यूनियन बना लिया, वो आपस में ट्रेड करते हैं। या फिर कोई अगर दूसरा कोई ग्रुप है, जैसे मान लीजिए एशियान है, उन्होंने अपना ग्रुप बना लिया, वो आपस में ट्रेड करते हैं। तो इसी तरीके से क्या है, साउथ एशिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो कंट्रीज़ हैं, हमारे पास क्या है कि पॉपुलेशन तो बहुत ज़्यादा है, कंट्री भी ऐसा नहीं कि छोटी है। अगर आप केवल बांग्लादेश को देखें तो बांग्लादेश की आबादी 16-17 करोड़ है। पाकिस्तान की आबादी देखेंगे तो वो भी कम से कम 20-22 करोड़ के आसपास है। इंडिया है ही 150 करोड़ के आसपास हम पहुंच जाएंगे 10-20 साल में। तो इस तरीके से बहुत ही बड़ी बड़ी ह्यूमंगस कंट्रीज़ हैं यहाँ पे। लेकिन अगर आप आपस में देखेंगे कितना ट्रेड करते हैं एक दूसरे से, वो केवल 5% है उनके टोटल ट्रेड का। मतलब इंडिया का जो टोटल ट्रेड है और बांग्लादेश का कितना टोटल ट्रेड, अगर जितने भी बिम्स्टेक कंट्रीज़ हैं उन सबका अगर आप टोटल ट्रेड मिला लेंगे तो मतलब जो वो दूसरे देशों से करते हैं उनके कंपेयर में उनका आपस में ट्रेड कितना है, तो वो केवल 5% है। इसको बहुत ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है। इसे कहते हैं आपस में इंटीग्रेशन करना साउथ एशिया का सही तरीके से। तो ये तो इंटीग्रेशन हो गया। अब हम बात करेंगे कि बिम्स्टेक जो है वो कैसे साउथ एशिया को कनेक्ट कर सकता है साउथ ईस्ट एशिया से। तो आपको पता होगा कि जो म्यांमार है वो इंडिया से बॉर्डर शेयर करता है। आपके लिए मैंने मैप लगा दिया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इंडिया जो है वो बॉर्डर शेयर करता है म्यांमार के साथ। अब म्यांमार और जो थाईलैंड है वो भी बिम्स्टेक का पार्ट है और वो एशियान का भी पार्ट है। एशियान जो है वो कौन सा मेंबर है, साउथ ईस्ट एशिया। मतलब ये जो म्यांमार और थाईलैंड है वो साउथ ईस्ट एशिया में पड़ जाते हैं और इंडिया कहाँ पड़ता है, साउथ एशिया में पड़ जाता है। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो ये क्या करता है, एक तरीके से साउथ एशिया को साउथ ईस्ट एशिया से कनेक्ट करने का भी बहुत इंपॉर्टेंट लिंक है। तो
इंडिया के लिए इस वजह से भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया कोशिश कर रहा है कि जो उनका नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है वो बहुत तेज़ी से डेवलप हो, जो वहाँ पे रिसोर्सेज हैं उसका सही तरीके से यूटिलाइजेशन हो पाए, ताकि वो जो हमारा नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है वो भी ग्रो कर पाए। तो उसके लिए ज़रूरी क्या है कि हमारा जो नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है वो कनेक्ट कर जाए साउथ ईस्ट एशिया से, क्योंकि वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे सेम तरीके की आबादी रहती है, एक दूसरे से वो आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं। तो मतलब पीपल टू पीपल अगर कनेक्ट वहाँ पे सही तरीके से हो जाए तो वहाँ की रिसोर्सेज का अच्छे तरीके से इस्तेमाल हो सकता है, और उससे क्या होगा कि इंडिया की इकोनॉमी को ग्रो करने में हेल्प मिलेगी। अभी क्या है कि इंडिया अपने नॉर्थ ईस्ट से कनेक्ट करने के लिए, ताकि जो साउथ ईस्ट वाला पार्ट है जो वो कनेक्ट हो जाए, उसकी वजह से क्या है कि इंडिया ने कई सारे चलाए हुए हैं हमने स्कीम्स जो हैं, जैसे कि आपने सुना होगा इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे जो है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये मैंने आपके लिए मैप लगा दिया ताकि आप यहाँ पे आसानी से समझ सकें इस बात को। तो आप ये देख सकते हैं मोरे मोरे टाउन जो है वो इंडिया में पड़ता है, और यहाँ से जाती है मैसो मैसो जो है वो कहाँ पड़ता है, थाईलैंड में। तो आप ये देखते हैं वो इंडिया के नॉर्थ ईस्ट से चालू होगा, और म्यांमार और थाईलैंड यहाँ से होते हुए फ्यूचर में हो सकता है कि हम आगे भी और देशों से हमारे संपर्क अच्छे हो जाएं, तो हम उनसे भी आगे जा करके इसको कनेक्ट कर दें। तो क्या होगा कि पूरा साउथ ईस्ट एशिया जो है वो कनेक्ट हो सकता है हमारे नॉर्थ ईस्ट से। उससे क्या होगा, जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं जो वहाँ पे अभी सही तरीके से उनके पास जॉब्स नहीं है और अपॉर्चुनिटीज़ की कमी है, वो सारी उनको अच्छी तरीके से मिल पाएगी। तो उससे क्या होगा, इंडिया की जीडीपी में बहुत अच्छे तरीके से कंट्रीब्यूट कर पाएगा नॉर्थ ईस्ट भी। फिर आपने कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट का नाम भी सुना होगा, जो कि इंडिया जो है उसको भी फाइनेंस कर रहा है कि वो जो म्यांमार में जो सितवे पोर्ट है वहाँ से हम अपने कोलकाता वाले पोर्ट को हम कनेक्ट कर पाएँ। इससे क्या होगा, जैसे ये वाला आप देख रहे हैं, यहाँ से कहीं आप ये देख सकते हैं वेस्ट बंगाल से यहाँ पे कहीं सितवे पड़ता है, तो इसको अगर कनेक्ट कर देते हैं तो यहाँ से क्या होगा, डायरेक्ट हो जाएगा। अभी क्या है कि इंडिया को यहाँ से घूम करके जाना पड़ता है अपने नॉर्थ ईस्ट में अगर उन्हें पहुँचना है, तो ये काफ़ी लंबा पड़ जाता है। लेकिन अगर ये वाला कनेक्ट हो जाता है, अगर मान लीजिए ये वाला लिंक, तो क्या होगा, ये बहुत ही पास पास पड़ जाएगा। इस तरीके से इंडिया कोशिश कर रहा है कि हम एक बिम्स्टेक के नाम पे, जो पूरा बिम्स्टेक ग्रुप है उसका हम एक मोटर व्हीकल एग्रीमेंट कर लें, ताकि क्या होगा कि जो भी हमारे थाईलैंड से कोई अगर गाड़ी चल रही है तो थाईलैंड से चली वो, फिर म्यांमार पहुंची, म्यांमार से इंडिया पहुंची, इंडिया से बांग्लादेश, इस तरीके से नेपाल पहुंचे, भूटान पहुंचे। तो मतलब ये हमारी जो 7 में से 6 कंट्रीज है, केवल अगर आप श्रीलंका को छोड़ दीजिए तो बाकी जो 6 कंट्रीज हैं वो क्या है कि लैंड से कनेक्ट है एक दूसरे से। श्रीलंका जो है वो थोड़ा ओशियन से कनेक्ट हो जाता है, इंडिया और श्रीलंका के बीच में ओशियन पड़ जाता है, लेकिन बाकी जो कंट्रीज हैं वो लैंड बॉर्डर शेयर करती है। तो इससे क्या होगा कि अगर एक हमने ऐसा एग्रीमेंट साइन कर देते हैं जिससे कि हमारी जो व्हीकल्स हैं वो एक देश से दूसरे देश जल्दी से जल्दी पहुंच सकें, बहुत ज़्यादा उनको रुकना ना पड़े बॉर्डर पर, तो क्या होगा, हमारा ट्रेड काफ़ी हद तक बढ़ सकता है। तो इस वजह से वो ये इंडिया के लिए भी और ये जो बाकी छोटी छोटी कंट्रीज हैं इनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। और फिर एक जो सबसे बड़ा रीजन है वो क्या है कि हम चाहते हैं कि हम चाइना का जो इन्फ्लुएंस है उसे काउंटर कर पाएँ। तो चाइना को आपको पता होगा कि जो उनका BRI है, बॉर्डर रोड इनिशिएटिव, उसके थ्रू क्या है वो बहुत ज़्यादा लोन दे रहे हैं। तो उन्होंने लोन दिया हुआ, थाईलैंड में भी लोन दे रहे हैं वो दबा करके, और म्यांमार में भी दे रहे हैं और बांग्लादेश में भी दे रहे हैं। तो अगर इंडिया को उसको काउंटर करना है, नेपाल को भी दे रहे हैं वो, केवल एक भूटान ही है जिन्होंने अभी तक BRI को ज्वाइन नहीं किया है और वो इंडिया के साथ हैं, वो बोल रहे हैं कि हम BRI को ज्वाइन नहीं करेंगे। तो अगर आप देखेंगे तो उन्होंने, तो चाइना क्या करता है, पहले बहुत ज़्यादा लोन दे देता है, फिर वो जो देश होता है उसका कोई से नहीं रह जाता। अगर कोई डिसीजन लेना चाहता है चाइना उसका, फिर क्या करते हैं वो बड़े बड़े पोर्ट जो हैं, बड़े बड़े हाईवे जो हैं वो अपने कंट्रोल में लेते हैं। तो अगर इंडिया चाहता है कि इसके नेबरहुड में ऐसा ना हो, या फिर अगर हो भी तो बहुत ही कम एक्सटेंट पे हो, तो क्या होगा, इंडिया को खुल करके सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि उनके जो अगल बगल की कंट्रीज हैं वो बहुत छोटी हैं। तो अगर इंडिया खुल करके सपोर्ट करेगा और इंडिया अगर उनको इकोनॉमिक जो हेल्प चाहिए वो प्रोवाइड करेगा, तो वो चाइना की तरफ जाने की बजाय क्या है, इंडिया की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड होंगे। उससे क्या होगा, इंडिया और उनके बीच में भरोसा बढ़ेगा और फिर चाइना की कोई जगह नहीं रह जाएगी। तो हमें अगर चाइना को काउंटर करना है, उनका इन्फ्लुएंस काउंटर करना है, तो वहाँ पर इंडिया को सपोर्ट करने की जरूरत है अपने छोटे छोटे देशों को। ये हम कैसे कर सकते हैं, बिम्स्टेक के थ्रू। तो आप देख लीजिए, अभी एनर्जी सिक्योरिटी जो है इसके ऊपर भी हमें यहाँ पे अगर हम बिम्स्टेक को सही तरीके से यूटिलाइज करते हैं तो इस पर भी बेनिफिट होगा, कि जो ये वाला जो रीजन है जो आप रेड कलर से देख रहे हैं, जो ये रेड कलर है इसमें, ये म्यांमार का जो ये पार्ट है, रखाइन जो कोस्ट है, यहाँ पे क्या है कि बहुत सारा अनटैप्ड पोटेंशियल है जो नेचुरल गैस का। और ये जो बे ऑफ बंगाल वाला रीजन है, ये पूरा यहाँ से लेकर के ये पूरा, यहाँ पे ऐसी उम्मीद है कि बहुत ज़्यादा नेचुरल गैस मिल सकती है अगर सही तरीके से यहाँ पे खोजबीन करी जाए। तो इंडिया क्या कर रहा है अभी, वो जो ये कंट्री है, से मान लिया कि म्यांमार हुआ या फिर बांग्लादेश हुआ, इनके पास इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है, इतने बड़े बड़े शिप्स नहीं है कि ये यहाँ पे जाके इन्वेस्टमेंट करें और ढूंढें कि नेचुरल गैस कहाँ पर। तो यहाँ पे इंडिया हेल्प कर सकता है। अगर मान लीजिए यहाँ पे कल को गैस मिल जाती है तो ये क्या करेंगे, ये इंडिया को बेचेंगे। उससे क्या होगा, इंडिया को दूर देशों से नहीं मंगाना पड़ेगा, इंडिया को अपने बगल में नेबरहुड में ही इन्हें अगर मिल जाता है अपने गैस या फिर नेचुरल गैस जो भी चाहिए, रिसोर्सेज, एनर्जी, तो हमें दूर देशों की तरफ नहीं देखना पड़ेगा। उससे क्या होगा कि बहुत ही बेनिफिट होगा इंडिया का भी, और ये जो छोटे छोटे देश हैं इनकी भी इकोनॉमी पे काफ़ी अच्छा इनको प्रॉफिट मिलेगा, ताकि ये आगे बढ़ पाएँ। अभी हमने देखा कि क्या क्या फ़ायदे हैं अगर हम बिम्स्टेक ग्रुप को, जो ग्रुप है उसको सही तरीके से यूटिलाइज कर पाते हैं, और साथों जो कंट्रीज़ हैं वो मिल करके सही तरीके से अगर काम करती हैं साथ में आकर के, तो क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। अब हम देखते हैं कि क्या क्या चैलेंजेस है, क्यों हम उतना बेनिफिट नहीं ले पा रहे हैं बिम्स्टेक ग्रुप से जितना हम ले सकते हैं, क्यों केवल 5% ही ट्रेड हम कर पाते हैं आपस में, जबकि हमारी जो कंट्रीज़ हैं वो काफ़ी बड़ी हैं और उनमें पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है कि ट्रेड जो है वो कई बिलियन डॉलर्स में हो सकता है। हालांकि अगर देखा जाए तो बांग्लादेश से हमारा जो ट्रेड है वो काफ़ी फिर भी ठीक ठाक है, क्योंकि अगर आप इंडिया बांग्लादेश का ट्रेड देखेंगे तो लगभग 10 बिलियन डॉलर के आसपास है। अगर आप चाहें तो डिटेल्ड लेक्चर मैंने इंडिया और बांग्लादेश के ऊपर बनाए हुए हैं, आप वो देख सकते हैं, मेरी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, इंटरनेशनल रिलेशंस के नाम से प्लेलिस्ट है।
उससे आपके कॉन्सेप्ट्स और भी क्लियर हो जाएंगे इस रीजन को लेकर के, जो बिम्स्टेक वाला रीजन है या फिर ये जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, और ज़्यादा आपका जो देखने का नज़रिया है वो आप अच्छे तरीके से डेवलप कर सकते हैं इसको। अब हम चैलेंजेस पे ध्यान देते हैं कि क्या चैलेंजेस आ रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं लैक ऑफ पॉलिटिकल विल। हम ऐसा कैसे कह सकते हैं कि लैक ऑफ पॉलिटिकल विल है, तो मैं आपको ये बताता हूँ कि आप सोचिए कि जब से 1997 में ग्रुप फॉर्म हुआ था, तब से 2021 में जाकर के 5वीं समिट हुई है, और पहली समिट कब हुई थी? 2004 में। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो अगर लगभग 20 साल से ज़्यादा का टाइम हो गया और अभी तक केवल 5 समिट होल्ड कर पाए हम, तो इससे क्या पता लग रहा है कि आपस में जो देश हैं वो सारे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है इस ग्रुप को लेकर, बहुत ज़्यादा वो इस पर भरोसा नहीं जता पा रहे हैं। तो ऐसा क्यों है, उसकी ओर हमें ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि अगर सारे लीडर्स चाहेंगे तभी ऐसा पॉसिबल है। क्योंकि क्या है कि कोई भी एक देश चाहेगा तो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, या केवल इंडिया ही चाहेगा तो, या फिर केवल बांग्लादेश चाहेगा तो नहीं हो पाएगा। सारे लीडर्स जो भी इस ग्रुप के हैं उन सबको साथ में आना पड़ेगा, तभी हम जाकर के जो एक पॉलिटिकल विल जरूरी है वो ग्रुप को रिवाइव करने के लिए और सही तरीके से उसका यूटिलाइजेशन करने के लिए वो हम कर पाएंगे। अभी दूसरा जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो क्या है कि बिम्स्टेक का हम काफ़ी दिनों से एफटीए साइन करना चाह रहे हैं। एफटीए क्या होता है? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ये 2004 से ही बातें चल रही हैं, लेकिन अभी तक जो है कुछ भी फ्रूटफुल नहीं हो पाया है। अब एग्रीमेंट अगर एक बार साइन हो जाता है तो क्या होगा कि जो गुड्स हैं उन पर बहुत कम टैरिफ लगाएंगे और एक दूसरे देश आपस में ट्रेड करेंगे, और जो हमारी सर्विस हैं वो एक दूसरे देश आपस में ट्रेड बढ़ाएगा, बहुत ज़्यादा ट्रेड होगा आपस में। उसमें फिर क्या है कि अगर मान लिया कि कोई कुछ भी अपना गुड्स जो है वो एक देश से दूसरे देश बॉर्डर पे लाना चाह रहा है, तो क्या होगा, बॉर्डर पे बहुत कम टाइम में ही उनका जो गुड्स है वो एक देश से दूसरे देश पहुंच जाएगा। इस तरीके से हम काफ़ी हेल्प कर पाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या है, जो ये वाला जो रीजन है साउथ एशिया या फिर साउथ ईस्ट एशिया में, यहाँ पे गरीबी बहुत ज़्यादा है। तो अगर हम एक दूसरे का आपस में आकर के साथ में सपोर्ट करेंगे तभी जाकर के यहाँ पे गरीबी दूर होगी और प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी यहाँ पे। अभी यहाँ पे क्या है कि रीजनल जियोपॉलिटिक्स भी जो है ये भी एक मेजर चैलेंज उभर करके आएगा, क्योंकि अभी क्या हुआ कि 2018 में इंडिया ने एक यहाँ पे ये एक एंटी टेरर एक्साइज थी जो कि पुणे में होल्ड की गई थी। पुणे में जब ये होल्ड की गई 2018 में, ये पहली थी इस ग्रुप की बिम्स्टेक की एंटी टेरर एक्साइज। लेकिन इसमें क्या हुआ, ना नेपाल ने पार्टिसिपेट किया ना थाईलैंड ने। क्यों नहीं किया? क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि चाइना को लगे कि ये एक ग्रुप बन रहा है जो कि चाइना के अगेंस्ट कोई बड़ा गेम प्ले कर सकता है। इसमें से क्या हुआ कि रीजनल जियोपॉलिटिक्स को देखते हुए ये दोनों कंट्रियों ने इस जो एक्साइज हुई थी उसमें पार्टी नहीं लिया। तो आप ये देख सकते हैं कि रीजनल जियोपॉलिटिक्स भी अपना एक गेम यहाँ पे प्ले कर रही है। ये भी एक वहाँ पे चैलेंज की तरह यहाँ पे खड़ी है बिम्स्टेक के सामने। एक और जो बड़ा चैलेंज है वो क्या है कि परसेप्शन है ऐसा कि जो आपस में जितनी भी कंट्रीज हैं, क्योंकि बांग्लादेश हुआ या म्यांमार हुआ या थाईलैंड हुआ या फिर नेपाल हुआ या श्रीलंका हुआ, ये जो कंट्रीज हैं सारी छोटी हैं कंपेरेटिवली। अगर आप देखेंगे इंडिया एक बड़ी इकोनॉमी है, बड़ी हमारे पास पॉपुलेशन है कंपेयर टू ये जो छोटी छोटी कंट्रीज और बाकी की जो छः हैं। तो इन लोगों को क्या है, उतना ज़्यादा भरोसा नहीं हो पा रहा है इंडिया के ऊपर। ये इनको लग रहा है कि इंडिया जो है हेजीमन बन जा रहा है और अपना जो उसको लग रहा है सही वो अपना प्रेशर बना के वहाँ पे ग्रुप में अप्लाई कर दे रहा है। तो इसमें से क्या हो रहा है, उनको लग रहा है कि अगर मान लिया कल को अगर कोई प्रॉफिट हो रहा है तो वो केवल इंडिया को ही प्रॉफिट होगा। ऐसा इन ग्रुप में जितनी कंट्रीज हैं उनका ऐसा मानना है। हालांकि इंडिया पूरी कोशिश कर रहा है कि इस इमेज को अपनी चेंज कर, लेकिन अब भाई बड़ी कंट्री है तो अब कुछ तो उसके अच्छे इफेक्ट होते हैं, कुछ बैड भी इफेक्ट होते हैं। तो यहाँ पे ये जो बड़ी कंट्री होना, जो इंडिया का साइज जो बड़ा है, हमारी इकोनॉमी बड़ी है, तो इससे क्या है इन कंट्रियों को ऐसा लग रहा है कि कल को अगर कुछ बेनिफिट होगा तो सब कुछ इंडिया का ही बेनिफिट होगा। अगर इस ग्रुप में कुछ भी काम ऐसा होता है तो वो क्या होगा, इंडिया अपने हिसाब से सारे काम कर रहा है। तो एक हेजीमनी वाली इमेज बन गई इंडिया की। हालांकि इंडिया कोशिश कर रहा है इसको चेंज करने की। इंडिया काफ़ी, अभी आप देख रहे हैं कोविड के टाइम पे हमने वैक्सीन डोनेट करी हैं, जब अभी उससे पहले भी इन देशों को ज़रूरत थी तो जो छोटे छोटे थे इनको हमने वेंटिलेटर्स अवेलेबल करवाए, इनको मास्क अवेलेबल, जहाँ भी इनको जरूरत रहती है इंडिया खड़ा रहता है, ताकि इंडिया की ऐसी इमेज ना बने जो चाइना की इमेज है एक हेजीमन वाली, जो कि उनको पूरा साउथ ईस्ट एशिया वहाँ पे जितनी भी कंट्रीज हैं वो सब देखते हैं कि चाइना जो है वो एक हेजीमन है। तो इंडिया की ऐसी एक इमेज ना बने, इस वजह से इंडिया काफ़ी कोशिश करता रहता है, लेकिन फिर भी तो थोड़ा टाइम लगेगा उनको और अभी। पर उनको आपस में मिल बैठ के इस बात को समझना चाहिए कि इंडिया जो है वो यहाँ पे उनके भले के लिए कोशिश कर रहा है, तो वो इंडिया को एज ए प्रॉब्लम ना देखें। वो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि हमारे यहाँ पे जितनी भी नेबरिंग कंट्रीज है उनकी जो इकोनॉमी है वो उतनी बड़ी नहीं है, मतलब गरीबी का लेवल बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे क्या है कि इंडिया को भी पैसे खर्चने होंगे यहाँ पे बहुत ज़्यादा। तो इंडिया, जैसे आपको मैंने बताया अभी कि कलादान मल्टी मॉडल जो प्रोजेक्ट बन रहा है वो हम बना रहे हैं। एक हम इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे बना रहे हैं, और हमें आगे उम्मीद है कि हम इसको आगे चल के और एक्सपेंड करेंगे और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जो वियतनाम है वहाँ तक लेके जाएंगे इसको। इस रीजन में इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज़्यादा कमी है, ना रेलवे है यहाँ पे, ना हाईवे है यहाँ पे। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की ज़रूरत है। हमने काफ़ी एक अच्छा डिस्कशन किया है बिम्स्टेक के ऊपर, क्या चैलेंजेस हैं और क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। हम देखते हैं कि क्या वे फॉरवर्ड है, कैसे हम इन जो हमारे साथ सामने प्रॉब्लम्स हैं उनको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं। तो पहला जो आप ये देख सकते हैं कि जो बिम्स्टेक की कंट्रीज़ हैं छोटी छोटी, इन सबको साथ में आना चाहिए और इनको जियो पॉलिटिक्स छोड़ देनी चाहिए। ये मत सोचें कि ये इस पर कम ध्यान दें कि चाइना क्या सोचेगा या इंडिया क्या सोचेगा। ये अपना बेनिफिट देखें पहले। इनका बेनिफिट क्या है कि यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी आनी चाहिए, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना चाहिए, यहाँ पे जो उनके पास रिसोर्सेज हैं उनका वो सही तरीके से खरीदार मिलना चाहिए ताकि वो उसे बेच के पैसे कमा पाएँ अच्छे। तो उनको पहले अपने बारे में सोचना चाहिए, इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट के बारे में सोचना चाहिए, ताकि वो देश भी प्रॉस्पर हो और वहाँ की जनता भी खुश हो और उनकी हमारी गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है।
हमें जल्दी से जल्दी कोशिश करनी चाहिए कि एफटीए जो है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है, वो आपस में बिम्स्टेक वाला जो है वो साइन हो जाए। उससे क्या होगा कि जितनी भी यहाँ पे कंट्रीज़ हैं जो छोटी छोटी, इनके जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो क्या करेंगे, अपना एक प्लांट, मान लीजिए कोई टाटा है, टाटा ने अपना एक प्लांट इंडिया में लगाया, एक म्यांमार में लगाया, एक थाईलैंड में लगाया, तो इससे क्या होगा, एक इंटरडिपेंडेंस आ जाएगा। कोई भी कंट्री दूसरी कंट्री के बारे में बुरा भला कम सोचेगी। इससे क्या होगा, भरोसा डेवलप होता है। दूसरा क्या है, वैल्यू चेंज। जैसे मान लीजिए कि अगर हमें मान लीजिए कि एक गाड़ी बनानी है, तो गाड़ी के मान लीजिए कि टायर जो है वो मैन्युफैक्चर हो रहे हैं थाईलैंड में, और उसकी हैंडल्स जो हैं वो मैन्युफैक्चर हो रही हैं म्यांमार में, और उसका जो पूरा बॉडी है वो डेवलप हो रही है कि नेपाल में डेवलप हो रही है उसकी बॉडी, और वो बिक कहाँ रही है, इंडिया में। तो इस तरीके से क्या है, एक वैल्यू चेन इस्टेब्लिश हो गई, तो वो सारी कंट्रियाँ जो है वो साथ में आ जाएंगी जब, तो फिर इस पूरे रीजन का भला हो जाएगा। तो इसमें से वैल्यू चेन जो है वो बहुत ज़्यादा जरूरी है डेवलप करनी, ताकि एक कंट्री दूसरी कंट्री के ऊपर इंटरडिपेंडेंस इस्टेब्लिश कर सके, और उनको भरोसा हो कि हमारी जो दूसरी बगल वाली पड़ोसी है वो हमारे बारे में अच्छा सोच रहा है, बुरा नहीं सोच रहा। तभी इस जो रीजन है इसका भला हो सकता है और देश तरक्की कर सकते हैं। और हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारे जो अगल बगल के रीजन में जो और बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं, जो कि हम कहते हैं कि एशिया में जो पावरफुल कंट्रीज़ हैं, उनमें नाम आता है किसका, इंडोनेशिया का, मलेशिया का या सिंगापुर का। और तो इन कंट्रियों को भी हम इस बिम्स्टेक वाले ग्रुप में शामिल कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, एक ऐसा ग्रुप है जिसमें कि साउथ एशियन कंट्रीज़ भी हैं और साउथ ईस्ट एशिया की जो कंट्रीज़ हैं वो भी शामिल है। तो अगर हम इन तीनों कंट्रीज़ को शामिल कर लेते हैं तो क्या होगा कि जो फंड्स की कमी है, अभी क्या है कि इंडिया ही एक ऐसा मेजर प्लेयर है जो कि खुल करके यहाँ पे फंड्स कंट्रीब्यूट करा है। अगर मान लीजिए कोई भी हाईवे बनाना है, या फिर कहीं पे भी कोई प्रोजेक्ट बनाना है, या फिर कुछ भी कहीं पे भी हमें रिसर्च करनी है कि हमें कुछ करना है, तो वहाँ पे इंडिया ही पैसे भी डाल पा रहा है। तो अभी क्या होगा कि अगर और बड़ी बड़ी जो मेजर इकोनॉमीज है इस रीजन की, अगर वो भी साथ में आ जाती हैं, तो क्या होगा, आपस में मिलकर के सारी कंट्री जो है वो इन्वेस्टमेंट करेंगी और सारी कंट्री का भला होगा। तो जितने ज़्यादा मेंबर्स होंगे उतना अच्छा होगा इस ग्रुप के लिए। और चौथा पॉइंट है कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी, चाहे वो फिजिकल कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं, हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की बात कर रहे हैं, या फिर हम बात कर रहे हैं कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की, तो हर तरीके से कनेक्टिविटी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दोनों तरीके की कनेक्टिविटी जो है वो जब सही तरीके से आपस में सारी कंट्रियों को जोड़ेगी, जो सातों की सातों कंट्री हैं, अगर वो बाई रोड या बाई रेलवे जुड़ जाते हैं, तभी हम गुड्स और सर्विसेज अच्छी तरीके से हम लेन देन कर पाएंगे, और तभी ये जो ग्रुप है वो प्रॉस्पर बन पाएगा। तो ये था हमारा डिस्कशन आज बिम्स्टेक के ऊपर। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं ऐसी और भी वीडियोस लाता रहता हूँ, इंटरनेशनल रिलेशंस, फॉरेन पॉलिसीज़, इनके ऊपर काफ़ी सारी वीडियोस मैं बनाता रहता हूँ। आप मेरी प्लेलिस्ट को देख सकते हैं एक बार, अगर आपको इंटरेस्ट है, इंटरनेशनल रिलेशंस को फॉलो करते हैं आप, तो आप मेरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। उनमें मैंने कई सारी वीडियोज़ बनाई हुई हैं, अलग अलग देशों से हमारे संबंध कैसे हैं, उसको आप देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।